Hello students, I hope you are studying well and doing absolutely fine. So let's discuss supplements for June 26 examination given by ICSI. तो ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है अपने सब्जेक्ट में। पार्ट ए में एक से दो चैप्टर, 2 से 3 चैप्टर में आपके मेजर चेंजेस है, बाकी ऐसा कुछ चेंज नहीं है। लेबर लॉ का हमें ऑलरेडी पता है कि काफ़ी चेंज हो चुका है, चैप्टर ही पूरे रिप्लेस्ड हो चुके हैं, तो उसको हम अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम सप्लीमेंट नहीं बोलेंगे, वो तो आपका कंप्लीटली आपको न्यू ही पढ़ना है। तो पूरा लेबर लॉज आपका चेंज हुआ है, हमें पता है। कुछ कुछ चैप्टर्स को छोड़ के वो हम क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे आपका पॉश एक्ट, चाइल्ड लेबर, अप्रेंटाइसेस, रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर एज इट इज सेम है। और इसके अलावा सप्लीमेंट में चैप्टर 14 और 15 भी आपको दिखेगा, बट वो एब्सोल्यूट सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो आपको 14 और 15 वही पुराने वाले चल रहे हैं। 16, 17, 18, 19 पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, वो रिप्लेस ही कर दिए गए हैं बाय द कोर्ट्स। तो वो आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली नया ही पढ़ना है, वो अमेंडेड नहीं है, वो रिप्लेस्ड है, तो आपको वो तो वैसे भी पढ़ना ही है। तो ये हो गया लेबर लॉस का पार्ट, कि जो पुराने चैप्टर है वो वैसे के वैसे ही हैं, वो पढ़ते रहो, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। और जो 16, 17, 18, 19 4 चैप्टर्स है जो कि कोड में बदल दिए गए हैं, वो आपको अलग से बस न्यू लेवल पे फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ना ही था, और वही हमने पढ़ा है। ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके हैं, तो वो हमें उसकी टेंशन नहीं है। लेट्स कम टू द पार्ट ए। ओके, तो पार्ट ए है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग। 3 चैप्टर में आपके मेजर अमेंडमेंट्स आए। एक तो है आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज कॉर्पोरेट एंटिटीज, कंपनीज वाला चैप्टर है। फिर हमारा है लेसन नंबर 5, जो कि एमएसएमई वाला है। इसमें भी एक दो अमेंडमेंट्स मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ, लाइक लिमिट्स ऑफ द एमएससी रिवाइज हो चुका है, तो हमने अपडेटेड अमेंडेड ही डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई पढ़ी हुई है, फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। देन लेसन 13 में एक दो चीजें बताई गई है, दैट्स इट। ये जो लेसन 2 के अमेंडमेंट्स है, ये तो बिल्कुल ही टाइम पास है, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले चैप्टर 2 में अमेंडमेंट आया है कि एमसीए ने थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करा है डीमेट रिक्वायरमेंट के लिए। और ये एक्सटेंशन किस पे अप्लाई नहीं होता? प्रोड्यूसर कंपनी और स्मॉल कंपनी में, क्योंकि वो तो ऐसे ही एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकियों को डीमेट रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के रिगार्डिंग। अब उनका टाइम और एक्सटेंड कर दिया गया है, और उनको टाइम दे दिया गया 30 जून 2025 तक का दिया गया था उस टाइम पे, जैसे अमेंडमेंट रूल्स आए थे आपके 2025 के। तो एक्सटेंशन देने का टाइम पीरियड बढ़ाया, मतलब एक्सटेंड करा है टाइम डीमेट रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। फिर कुछ इररिलेवेंट है, बस एक बार रीड ओनली वाली चीज, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा भी ऐसा ही टाइम पास है कि पहले ना फॉर्म INC 22A चला करता था। ठीक है, इसको वेब बेस्ड कर दिया और इसको ई फॉर्म INC 22A कर दिया। उससे क्या होगा? ये वेब बेस्ड होने की वजह से सिंप्लीफाई हो जाएगी चीजें, घर बैठे बैठे काम हो जाएगा, कन्वीनियंस आ जाएगी डिजिटल होने की वजह से। बस यही है इसका। 2 ही अमेंडमेंट्स है, वेरी टाइम पास, वेरी बेसिक। सबसे पहला वाला क्या था कि भाई एक्सटेंशन किया है, दूसरे में आपका वेब बेस्ड फॉर्म डाल दिया गया है। ठीक है, इतना ही। फिर है आपका लेसन 5 जो है, उसमें क्या अमेंडमेंट आया है, तो ये थोड़ा सा काम का ही आपको पढ़ना है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा बोलूंगी, बट ये कहीं ना कहीं हमने कवर करे हुए हैं क्लास के अंदर। तो देखो, यहाँ पे है एमएसएमई और यहाँ पे इनके बायर्स। ठीक है, अब एमएसएमई ने कुछ सप्लाई करी होगी, है ना, और बायर को इनको पेमेंट करना होगा। तो भाई ये पेमेंट है ना, पेमेंट जो है ये आपका हो जाना चाहिए सप्लाई से। सप्लाई जैसे करी वैसे आपको पेमेंट करना है, तो इस सप्लाई से भी 45 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए, पेमेंट हो जाना चाहिए 45 डेज में। और नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, एमसीए को बताना पड़ेगा एक हाफ ईयरली रिटर्न भर के कि भाई हमने कौन कौन से अमाउंट हमें ड्यू हुए थे और क्यों हमने डिले करा उनको पेमेंट करने के लिए। जैसे 45 डेज के बाद अगर ये पेमेंट करते हैं तो वैसे तो 45 डेज में जो भी आप सप्लाई लेते हो एमएसएमई से, जैसे मेरे पास सप्लाई है, आज मेरे घर पे सामान डिलीवर हुआ, या फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर डीम्ड माना जाएगा कि मेरा एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने कॉल करके बोल दिया कि हाँ हाँ वहां पे पहुंच गया है, तो ये तो एक्सेप्टेंस हो गई है, ये डीम्ड एक्सेप्टेंस है, वॉट एवर द केस में भी। उससे 45 दिन 45 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपने कर दिया तो वेल एंड गुड है, अगर आपने नहीं करा तो आप एमसीए को एक हाफ ईयरली रिटर्न सबमिट कराओ। उसमें आप बताओ कि आपका कितना पेमेंट कब कब कैसे कैसे ड्यू हुआ था एमएसएमई के रिगार्डिंग, और आपने क्यों डिले करा।
तो ये एक टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई इन द क्लास, कि भाई क्या क्या इसमें डेफिनेशन में रिवीजन आया है। तो पहले की डेफिनेशन को भूल जाओ, गोली मार दो, फेंक दो उसको, कोई काम की चीज नहीं है, नई वाली ही पढ़नी है, नई वाली अप्लाई करनी है, नई वाली ही एग्जाम में आएगी। तो भाई सीधी सी बात है, माइक्रो कौन सी होती है? माइक्रो दो कैटेगरीज हम देखते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारा क्राइटेरिया रहता है। दूसरा क्राइटेरिया हमारा होता है टर्नओवर, ठीक है। तो देखो क्या है माइक्रो के अंदर, क्या क्राइटेरिया है माइक्रो के अंदर, क्या है कि भाई उनका जो है ना इन्वेस्टमेंट है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का नहीं, 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो 2.5 करोड़ तक का अगर आप में क्या है इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी का, तो माइक्रो है। साथ के साथ आपका टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिट ऑफ माइक्रो। ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं अपनी मीडियम की, स्मॉल की। स्मॉल की आएगी पहले, स्मॉल की। तो स्मॉल की देखो क्या है, तो इन्वेस्टमेंट किससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए? 25 करोड़। और आपका टर्नओवर किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? 100 करोड़, ठीक है। तो ये लो, वो स्मॉल हो गई। अब मीडियम क्या होगी? मीडियम की भी हमने क्लास में पढ़ी हुई है, 125 करोड़, और ये है 500 करोड़, ठीक है। तो माइक्रो वाली कौन सी होगी? जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 2.5 करोड़ तक है और साथ के साथ उसका टर्नओवर 10 करोड़ तक है, वो हो गई अपनी माइक्रो। और स्मॉल कौन सी होगी? जिसका इन्वेस्टमेंट तो है 25 करोड़ तक और जो आपका टर्नओवर है वो 100 करोड़ तक। फिर आपका है मीडियम, जिसका इन्वेस्टमेंट तो है 125 करोड़ तक और जिसका टर्नओवर है 500 करोड़ तक, वो हो गई आपकी मीडियम। ये हमने करा हुआ है क्लास में। अब लेसन नंबर 13 जो है आपका, वो रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस वाला, उसमें एक छोटी सी बात बताई है कि क्योंकि एमएसएमई की थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हुई है, उसकी वजह से डीपीआईआईटी का जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी इनका रेगुलेशन वगैरह वो भी थोड़ा चेंज होगा। तो पता है कि स्टार्टअप्स, एमएसएमई और जितने भी छोटे मोटे बिजनेसेस है, सब कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, और इंडस्ट्रीज को कौन रेगुलेट करता है? डीपीआईआईटी। तो इसके रिगार्डिंग में तो चीजें चेंज होगी, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस। तो इन्होंने यही बोला है, देखो क्या है, सिंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई हैज बीन रिवाइज्ड, दिस रिवीजन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स फॉस्टरिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इससे बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इससे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा, इसमें इंडिया की पोजीशन एज अ इन द ग्लोबल मार्केट अच्छी होगी, क्योंकि हमारे छोटे छोटे चीजें में मतलब माइक्रो का स्कोप बढ़ा है ना, क्योंकि हमने 2.5 करोड़ तक की तो माइक्रो ही बना दी। समझ में आ गई चीज? तो 2.5 करोड़ तक अगर माइक्रो ही बन रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में आने लग जाएंगे, उनको फायदे मिलेंगे, तो इससे ग्रोथ होगी, लोग मोटिवेट होंगे बिजनेस करने के लिए, ये सब है। तो जो रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी है, अब आईईएम हमने पढ़ा था अगर तुम्हें याद हो तो, इन्फॉर्म ये इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरल मेमोरेंडम। तो ये जो हमारा आईएम वाली चीज थी, ये किनको लेनी होती थी? जिनको लाइसेंस नहीं लेना। या तो तुम लाइसेंस ले रहे थे वहां पे, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जो कि 3 ही केसेस में होता है, अगर याद हो तो, कि एक तो आपके लिस्ट में अगर आप आ रहे हो, या फिर आप ना स्मॉल रिजर्व्ड जो प्रोडक्ट्स है वो बनाना चाहते हो, स्मॉल वालों के लिए रिजर्व्ड है, वो लार्ज वाले बना रहे हैं, और या फिर लोकेशनल प्रॉब्लम है आपकी, आप कहीं पे बहुत पॉपुलेटेड एरिया में बनाना चाहते हो, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। या तो आप लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल होते हो, कंपल्सरी लाइसेंस, या फिर आपको आईईएम जमा कराना पड़ता है डीपीआईआईटी के, ठीक है। तो अब हम आईईएम की बातें पढ़ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो भाई सीधी सी बात है, जो इन्वेस्टमेंट प्लांट इन मशीनरी एक्सीडिंग 125 करोड़ है, उनको करनी होगी ना, आम भाषा में लार्ज बोल दोगे इनको, लार्ज वाले हैं कि नहीं है ये? टर्नओवर एक्सीडिंग 500 करोड़, तो भाई ये लार्ज वालों में आ गए ना। वो ऊपर जो रह गए थे, भाई एक बात बताओ, ये सारे क्या है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है। तो लार्ज क्या होंगे? जो इनमें किसी के में फॉल नहीं करते, 125 करोड़ से ज्यादा की उनकी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और या फिर 500 करोड़ से ज्यादा का क्या हो गया, उनका टर्नओवर हो गया। तो ऐसे लोगों को आईएम जमा कराना ही पड़ता है, एमएसएमई को छूट है, ठीक है। तो देखो क्या है, आईएम किनको जमा कराना पड़ता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग सेक्टर नॉट रिक्वायरिंग कंपल्सरी लाइसेंस। अगर आपको कंपल्सरी लाइसेंस चाहिए तो आईएम नहीं जमा करना, लाइसेंस नहीं चाहिए आईएम जमा करना है, कुछ तो करोगे, ठीक है। या तो लाइसेंस लेके काम कर लो, या फिर लाइसेंस नहीं लेना तो बहुत अच्छी बात है, हर हर टाइम बस इंफॉर्मेशन देते रहो, आईएम जमा कर दो। तो सिर्फ पहली बात तो इन लार्ज वालों को ही देना पड़ता है,
ठीक है। और लार्ज वाले कौन होते हैं? वही होते हैं जिनकी कंपनीज हैविंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एनुअल टर्नओवर बियॉन्ड द लिमिट सेट आउट फॉर एमएसएमई। अभी तो देखा बियॉन्ड द लिमिट चलेगा, मतलब ये वाले लोग हो गए, ये वाले लोग हो गए। तो पहले इन्होंने बता दिया लार्ज वालों को आईएम जमा कराना होता है, और वो भी उन लार्ज वालों को कराना है जिनको लाइसेंस लेना, जिनको लाइसेंस लेना होता है आईएम जमा नहीं कराना, जिनको आईएम भरना है उनको लाइसेंस जमा। ये एक अलग से, ये बिकॉज एमएसएमई की डेफिनेशन रिवाइज हुई है, उसी की वजह से ये अमेंडमेंट चैप्टर 13 में भी आया है कहीं ना कहीं। ठीक है, बाकी लेबर लॉस तो हमारा सेम टू सेम है, और जो चेंज हुए हैं वो हमने पूरे पढ़ ही लिए हैं एकदम स्क्रैच से, 16, 17, 18 एंड दैट्स इट। एंड स्टडिंग वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्जाम देना, काम रहना, कुछ भी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये आ गया वो नया हो गया, ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए नया है, सबके लिए नया है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए नया नहीं है। दूसरी बात यह है कि लेबर लॉज का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, इजी ही आएगा, ये सोच के जाना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पढ़ा नहीं है, क्लास में अच्छे से रिवाइज करा है, सब कुछ करा है, बोल बोल के याद करा है, तो मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी पढ़ते रहो, अपनी जितना भी जान है लगा दो, इतने ही दिन है अब तुम्हारे, 1-2 दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्जाम देना। वेरी मच।